बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कारक। हिंदी व्याकरण में कारक क्या है, आइए पढ़ें। तो सबसे पहले इस वाक्य को पढ़िए, हनुमान लंका जलाया। तो बच्चों, इस वाक्य को पढ़ने से इसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब हम इस वाक्य में कुछ शब्द जोड़ते हैं। हनुमान ने लंका को जलाया। तो वाक्य में दिए गए रंगीन शब्द ने, को का प्रयोग करते ही वाक्य का अर्थ तुरंत समझ आ गया। ये शब्द सारे शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों को व्याकरण में कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, कारक को जब हम जोड़ते हैं किसी वाक्य में, तभी वो वाक्य पूरा बनता है और अर्थ वाला होता है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है, उसे कारक कहते हैं। तो जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें संज्ञा सर्वनाम तो आते ही हैं, लेकिन उसमें क्रिया के कुछ अन्य शब्द भी प्रयोग करे जाते हैं, जिन्हें कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या होता है? क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दिखाने के लिए प्रायः कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को ही कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे हनुमान ने लंका को जलाया में ने और को जो है वो कारक चिन्ह है। अतएव कारक के संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति, कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कारक के भेद। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले पढ़ेंगे विशेष जानकारी। कारक के भेदों का कारक चिन्ह परसर्ग सहित अध्ययन किए गए तालिका से लिखिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हमें कारक के चिन्ह दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ें। पहला कारक कर्ता, उसका विभक्ति या कारक चिन्ह है ने, विभक्ति रहित। कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे आदि। तो ये थे कारक के विभक्ति चिन्ह। तो आइए एक एक करके हम कारक के भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। जिस शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अनवर ने अकरम को पुस्तक दी, मीरा स्वेटर बुन रही है, मोहन घर जाएगा, महक 7 बजे सोकर उठी। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में अनवर, मीरा, मोहन और महक के द्वारा क्रिया को करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता यानी जो कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। आपने देखा कि केवल उदाहरण पहले में ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी उदाहरणों में परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कर्ता के द्वारा काम किया गया है, इसीलिए कर्ता कारक ने लगाया गया है। याद रखिए, कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ लगता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म नहीं होता, उसके साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे उदाहरण दूसरा आपने पढ़ा होगा, मीरा स्वेटर बुन रही है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी ने का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है कर्म कारक। जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे शेर ने हिरन पकड़ लिया, मैंने एक कविता लिखी, प्रधानाध्यापक ने अध्यापक को बुलाया और राम ने बाली को मारा। तो उपयुक्त वाक्यों में हिरन, कविता, अध्यापक तथा बाली पर क्रिया का यानी काम होने का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। कर्म कारक का परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह को है, लेकिन कई बार कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे कि उदाहरण पहला है, शेर ने हिरन पकड़ लिया, तो इसमें को का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि शेर ने हिरन को पकड़ लिया। तीसरा है करण कारक। जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं।
जैसे बढ़ई ने आरी से लट्ठा काटा, वह बस से सहारनपुर गया, रीता साइकिल से कॉलेज जा रही है, वे रेल के द्वारा चेन्नई गए। तो यहाँ पे हमें किसी साधन का पता चल रहा है कि किसके द्वारा किया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में आरी, बस, साइकिल तथा रेल क्रिया की पूर्ति का साधन बने हैं, इसलिए ये करण कारक है। करण कारक का परसर्ग यानी कारक चिन्ह जो है वो से, के द्वारा है। चौथा है संप्रदान कारक यानी कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए कोई कार्य करता है और जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रमन के लिए चाय लाओ, ये आम कविता को दो, भूखे बालक को खाना दो, मैं अपने भाई के लिए किताब लाया हूँ। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो कुछ देने के लिए किया गया है, इसे संप्रदान कारक कहेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं रमन, कविता, भूखे बालक तथा भाई के लिए हो रही है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में को, के लिए, परसर्ग का प्रयोग होता है। पांचवा है अपादान कारक, जिस शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो, यानी कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे से अलग हो रही है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे प्रियंका मुंबई से आई है, यानी मुंबई से अलग होके आई है। दिनेश स्कूटर से गिर पड़ा, यानी दिनेश स्कूटर से अलग होके गिर पड़ा। विद्यार्थी स्कूल से चले गए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में मुंबई, स्कूटर, स्कूल और पेड़ से अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। और अपादान कारक के जो परसर्ग चिन्ह है वो से है, से ये कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। छठा है संबंध कारक, जिस कर्ता यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहन का बेटा है, यह चाचा जी का घर है, यह हमारा स्कूल है और हमें अपना कार्य रोज करना चाहिए। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में मोहन, चाचा जी, हमारा तथा अपना ये शब्द संबंध कारक को बोध करा रहे हैं। संबंध यानी एक दूसरे का संबंध बनाना। तो संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने ये परसर्ग होते हैं। सातवां है अधिकरण कारक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के आधार को बताते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि उसमें हमें पता चलता है कि क्या आधार है। जैसे नानी जी चारपाई पर बैठी हैं, उसकी जेब में टॉफी है, चिड़िया डाल पर बैठी है और आकाश में तारे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में चारपाई, जेब, डाल तथा आकाश अधिकरण कारक का बोध करा रहे हैं। और बच्चों अधिकरण कारक में और पर ये परसर्ग का प्रयोग होता है। और आखिरी कारक है संबोधन कारक, यानी कि जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी को बुलाने, संबोधन करने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मयंक तुम जल्दी जाओ, हे भगवान हम पर कृपा करो, अरे लड़के अपने पिताजी को बुलाना, और अजी सुनते हो कैलाश का फोन आया है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में मयंक, हे भगवान, लड़के तथा अजी ये शब्द संबोधन कारक है, ये किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किए गए हैं। संबोधन कारक में हे, अरे, अजी आदि परसर्गों का प्रयोग होता है। तो बच्चों याद रखिए कि संबोधन कारक सदैव यानी हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है और इसके बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। तो बच्चों ये थे कारक और उसके भेद। आइए दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग अथवा विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।